बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़हीम अब्बास और मैं आपको न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद कहता हूं। और मैं हूँ ज़हरा रज़ा। मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी सुबह का, अपने दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके होंगे। बिल्कुल ठीक। और ज़रा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं फ़हीम? मैं भी ज़बरदस्त। और आज मैं कुछ ज़्यादा खुश भी हूँ लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा वो क्यों? वो इस वजह से क्योंकि आज एक बड़े ज़बरदस्त मौजू पे बात होने वाली है। ये मौजू जो है ये इंसानियत से जुड़ा हुआ एक मौजू है। ज़रा मुझे लगता है कि जो लोग मखलूक के लिए कुछ कर रहे होते हैं ना, वो खुद कुछ नहीं कर रहे होते, वो कुदरत जो है वो उनसे काम ले रही होती है। बेशक। ये बड़े खुशकिस्मत और नसीबों वाले लोग होते हैं जो इंसानियत की खिदमत के लिए ख़ुद को वक्फ कर चुके होते हैं। आज हम ऐसे ही एक मेहमान से बात करने वाले हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फलाही तंजीम से है। और ये तंजीम लोगों में एक ऐसा मुख्तलिफ काम करती है कि छोटे छोटे आसान कर्ज़े लोगों को दिए जाते हैं ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें, वो कोई काम कर सकें। वो कहते हैं ना, ज़रा किसी को मछली देने से बेहतर है उसे मछली पकड़ने का सामान दे दिया जाए ताकि वो रोज़ाना ख़ुद से जो है वो अपने लिए कोई ना कुछ अपना रोज़गार जो है वो ढूंढ सके। तो खैर ये माइक्रो फाइनेंसिंग के हवाले से ये फलाही तंजीम काम करती है। ज़ाहिर सी बात है, जब माइक्रो फाइनेंसिंग का जिक्र हुआ और इतने बड़े पैमाने पे बड़ी फलाही तंजीम का मैंने बताया है तो आपके जहनों में अखुव्वत फाउंडेशन का नाम आ गया होगा। तो हमारे साथ आज डॉक्टर अमजद साकिब साहब जो हैं टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, जो अखुव्वत फाउंडेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम फ़हीम, ज़ारा, आपको बहुत खूबसूरत सुबह मुबारक हो। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया और जिस तरह से अखवत फाउंडेशन काम कर रही है, इंसानी खिदमत जिस तरह से कर रही है, फलाह बहबूद का जिस तरह से काम कर रही है, वो हम सब जानते हैं। लेकिन मैं चाहूँगी कि जो लोग अब रहे हैं, आप उनको बताइए कि ये जो फाउंडेशन है ये किस तरह से इंसान की खिदमत कर रही है, किस तरह से काम कर रही है। जी थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं आपकी उसी बात की तस्दीक करूँगा जो आपने शुरू में कहा, एक कुदरत है जो कोई अच्छा काम किसी से ले लेती है। हाँ। ये इंसान की बसात नहीं है, ये उसका इनाम है और उसकी नेमत और रहमत है कि वो हमसे कोई अच्छा काम ले ले जिसके लिए हम उसके शुक्रगुजार हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। दूसरी बात यह है कि हम क्या करते हैं, देखें आपका भी एक ख्वाब है कि ये पाकिस्तान खुशहाल हो और गरीब आदमी इज्जत की जिंदगी गुजारे। हर शख्स का यह ख्वाब है कि वो अपने मुल्क को तरक्की करता हुआ देखे, तो हमारा भी यही ख्वाब है। तो हमने फिर दोस्तों के साथ मिलके, आपके साथ मिलके हमने एक अदारा बनाया। उस अदारे का मकसद यह है कि लोगों को हम छोटे छोटे कर्जे दें और वो भीख न मांगें, बल्कि वो कर्जों की मदद से अपना कोई कारोबार करें और खुद अपने पाँव पर खड़े हो जाएं। तो अखुव्वत इसका नाम है। अखुव्वत के मानी हम भाईचारा, और ये भाईचारा हम करते हैं, लोगों से दोस्ती और रफाकत करते हैं। इसलिए हम जो कर्जे देते हैं बगैर सूद के देते हैं, जैसा एक भाई अपनी भाई को देता है या बहन को देता है। सर मेरी मालूमात के मुताबिक आप मतलब जो लोगों को कर्जा देते हैं वो कर्जा हसना होता है शायद, और इसके बावजूद आपको बड़ी मतलब इतने बड़े तनासुब के साथ वो सारे पैसे वापस मिल जाते हैं। मैं जरा इस हवाले से थोड़ा सा आपका स्ट्रेटजी जो है वो जानना चाहता हूँ कि कैसे कर लेते हैं आप ये। देखिए, कर्ज हसन का मतलब है कि कोई नेकी के साथ, हुस्न नीयत के साथ कर्ज दिया जाए। तो कर्ज हसन का मतलब यह है कि जितना दिया जाए उतना ही वापस दिया जाए। ठीक है। तो कर्ज हसन में कुछ असूल हैं कि आप जब देते हैं तो लालच के तहत नहीं देते, सूद के तहत नहीं देते, किसी की जरूरत को मद्देनजर रखते हैं। और उसी तरह फिर जो देने वाला है उस पर भी हमारे दीनी एतबार से कुछ बंदिशें आयद होती हैं कि उसने ये कर्ज वापस जरूर करना है और वो उसमें कोई कोताही नहीं कर सकता। तो एक बाहमी मुआहदा है कि कोई किसी के जरूरत के वक्त काम आता है और फिर वो उस अपने वादे की तकमील के लिए उस रकम को वापस करता है। तो पाकिस्तान में लोग जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, मेहनत करने वाले हैं, दयानतदार हैं, वादा को पूरा करने वाले हैं। जो काम हम उनके साथ करेंगे ना, वो उसका जवाब वैसे ही देंगे। अगर हम मोहब्बत करेंगे तो मोहब्बत मिलेगी, अगर हम प्यार करेंगे तो प्यार मिलेगा, अगर हम धोखा दही करेंगे तो फिर जाहिर है वो भी मोहब्बत नहीं करेंगे। तो देखिए फ़हीम, एक छोटी सी बात है, आप फूलों की
फसल काश्त करें तो आपको कांटे तो नहीं मिलेंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल तो सही ऐसे कह रहे ही हैं। है, जब आप ऐसे। मोहब्बत की बिना पर किसी की मदद करते हैं तो वो फिर आपसे निगाहें नहीं चुराता, बल्कि वो भी आपके दिल में, आपके रास्ते में अपना दिल बिछाता है। बिल्कुल ऐसे, तो ये अगर मोहब्बत का बीज बोएंगे तो मोहब्बत ही वापस पलट के हमें मिलेगी। आपने बिल्कुल सही फरमाया। जी बिल्कुल। और सर कभी भी किसी पे कोई मुश्किल वक्त हो और जब मुश्किल वक्त में कोई आपकी मदद करता है तो वो हमेशा इंसान को याद रहता है। तो जी, यही वजह है कि लोग आपको वापस जो कर्जे कर देते हैं, क्योंकि उनके मुश्किल वक्त में जो आप सहारा बनते हैं तो वो उनको याद रहता होगा। अच्छा सर, हमें ये बताइए कि इस वक्त जो अख़वत फाउंडेशन है उसके पाकिस्तान में कितने दफातर हैं और कितने लोग जो हैं इसमें काम कर रहे हैं अभी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान भर में हमारे कोई 800 के करीब दफातर हैं, 350 शहरों में हम काम करते हैं। हमारे कर्जों के अलावा तालीमी प्रोग्राम भी है। तो कुल मिला जुला के 7000 अफराद अख़वत के साथी हैं। हम अपने साथी कहते हैं, उन्हें मुलाजिम नहीं कहते, क्योंकि दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। दे शेयर द विजन, यानी वो कोई किराए के सिपाही नहीं है, बल्कि ये खुद उनका अपना अदारा है और वो अपनी सोच और फिक्र के साथ इस अदारे में शामिल हुए और अदारे की विजन अब उनकी विजन बन गई है। तो ये लोग सुबह शाम गली कूचों में जाके लोगों से मोहब्बत का इजहार करते हैं, उनको अपनी मुख्तलिफ जो हमारी इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में मुतारफ करवाते हैं और उनको मुआखात का दर्स देते हैं, कर्ज हसन देते हैं, तालीम का प्रोग्राम है, ट्रांसजेंडर की बेहतरी का प्रोग्राम है। एक बहुत बड़ा क्लोथ बैंक है, यानी लोग हमें अपने नए पुराने अच्छे कपड़े दे देते हैं और हम उनको ड्राई क्लीन करवा के, साफ करवा के जरूरतमंद लोगों को पेश कर देते हैं। तो ये सेहत का एक छोटा सा प्रोग्राम है। सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान की आमद है और इसकी वजह से रमज़ान में तो हर एक, मतलब कोई एक आम शख्स होता है उसके दिल में भी इंसानियत का और वो इस मखलूक को कुछ ना कुछ, इनकी बहबूद का एक जज्बा जो है ना वो माला माल हो जाता है उसका। तो एक फलाही इदारा इस रमज़ान का क्या प्लान करके, मतलब इस रमज़ान का इंतज़ार कर रहा हो सकता है, इस बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। एक छोटा सा वक्फा है, वक्त दोस्तों आपकी खिदमत में हम दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं डॉक्टर अमजद साकिब साहब, जो कि फ़ाउंडर हैं अख़वत फाउंडेशन के। सर, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि रमज़ान मुबारक की आमद है और इस हवाले से जो अख़वत फाउंडेशन की जो मुहिम है 2021 की, उस हवाले से हमें बताइए कि उसका मकसद क्या है और किस तरीके से ये लोगों की मदद करेगी। जी ज़ारा, अल्हम्दुलिल्लाह के रमज़ान का महीना आने वाला है और ज़ारा इस महीने में हम मुसलमान की ख्वाहिश है कि वो इबादत करे, खुदा के करीब पहुँचे, खुदा की रज़ा के वसील का एक रास्ता ये भी है कि जो कुछ हमें मिला हम उसमें दूसरों को शरीक करें। तो आप जानते हैं कि उस मुल्क में कितनी ज़्यादा डिस्पैरिटी है, अमारत कितनी है और गुर्बत कितनी है। तो हमारे जैसे अदारे जो है ना, ये एक ब्रिज का काम देते हैं, अहले सरवत को जोड़ते हैं उन लोगों के साथ जिनके पास जिंदगी गुजारने के लिए तो बहुत ज्यादा चीजें नहीं हैं। तो हमने असलम मामूल इसका बाद भी तालीम के शोबा में लोग हमें अपनी ज़कात दे सकते हैं, जिससे मुस्तक बच्चे पढ़ेंगे, आला तालीम हासिल करेंगे और उनके खानदान गुर्बत से निकलेंगे। फिर इसके अलावा राशन बैग भी हम बना रहे हैं ताकि मुस्तक खानदानों को अच्छी तरीके से खुराक मिल सके। रमज़ान के महीनों में उस खाने की कुकिंग के हवाले से भी हम काम करना चाहेंगे। कुछ सेहत के मामला हैं, कुछ ट्रांसजेंडर, जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि हम ख्वाजा सराओं की मदद करते हैं। तो माशरे के जितने भी वो तबके हैं जो जिंदगी के सफर में पीछे रह गए, हम चाहते हैं कि उनका हाथ थामे उनको आगे लेके जाएं। तो इसके लिए ज़कात भी दी जा सकती है, अतियात भी दिए जा सकते हैं और खैरात से अपने जो आप मुखियर हजरात जो कुछ भी देते हैं, तो हम ये पेशकश करते हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बिसात भर कोशिश करेंगे और पूरी दयानत और शफाफियत के साथ ये चीज़ें मुख्तलिफ लोगों तक पहुँचेंगी। तो हम लोगों को इंस्पायर करते हैं कि भाई उठें, निकलें, खुशियाँ सिर्फ हमारी ही नहीं है और लोगों की खुशियों का सामान भी बनने। सर,
सर जिस तरह आप मुख्तलिफ शोबों में आवाम की खिदमत के हवाले से काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा हिम्मत अता करे। देखें, आप जानते हैं कि तालीम के शोबे में भी इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है। इतने बच्चे, मतलब माहिरीन कहते हैं कि 2 करोड़ के करीब बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी इस कोविड के बाद स्कूल जाना बंद कर दिया है, जिनके वालिदैन उनके स्कूल के अखराजात नहीं उठा पा रहे हैं। तो तलबा और तालिबात के हवाले से अखुवत फाउंडेशन ने कोई अपना प्लान अगर डिज़ाइन किया है तो मैं चाहता हूँ कि या जो काम कर रहे हैं आप, तो वो भी आप अवाम के सामने जो है वो प्लीज़ बताइए। जी, इसमें आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि तालीम ही किसी मुल्क का मुस्तकबिल संवारती है, और जिस कौम के 2 करोड़ बच्चे अगर स्कूल का रास्ता ही भूल जाएं, वो कौम क्या तरक्की करेगी, एक सवालिया निशान है। तो इस हवाले से हमने बहुत सारे काम का आगाज कर रखा है। हम हुकूमत, पंजाब की हुकूमत के साथ मिलकर 300 प्राइमरी स्कूल चलाते हैं, जिसमें 50,000 बच्चा पढ़ता है। फिर कराची में एक बहुत बड़ा स्कूल है, हुकूमत के तावन से एनजेवी स्कूल, वो हम उसको मेंटेन करते हैं, उसको चलाते हैं, उसकी इंतजामी जिम्मेदारियाँ हमारे ऊपर हैं। इसके अलावा हमने बहुत से कॉलेज बना रखे हैं जिसमें हम बच्चों को जो बेहतरीन सलाहियतों से हामिल हैं लेकिन फीस अदा नहीं कर सकते, हम उनको यहाँ पर मौका देते हैं कि वो पढ़ें, रहें और अपना मुस्तकबिल संवारें। तो इसके अलावा हम एक और मंसूबे पे अमल कर रहे हैं कि हम एक बहुत बड़ा टेली सेंटर बनाएंगे अपनी यूनिवर्सिटी में, और उसके जरिए से मुल्क भर के 200, 300, 400, 500 जो स्कूल हैं उनको कनेक्ट करेंगे, और जूम के जरिए से ऑनलाइन हम लेक्चर देंगे। और राजपुर में बैठा हुआ कोई, शिकारपुर में बैठा हुआ कोई बच्चा अपने उस स्कूल में, वो हमारे साथ कराची में या लाहौर में मुंसलिक होगा, और वहाँ के बेहतरीन उस्ताद अपनी बेहतरीन तरीके से मैथमेटिक्स, लिटरेचर, इंग्लिश, साइंस, केमिस्ट्री वो उसको पढ़ा रहा होगा। यानी ये हमने कहा कि ब्रिक एंड मॉर्टर से बुलंद होकर जो कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी के जरिए से हजारहा बच्चों को हम अपने दायरा कार में मुंसलिक करके बेहतरीन तालीम देना चाहते हैं। तो इस तरह के कुछ मंसूबे हैं, उनमें बहुत सारे और अदारों के साथ भी ताउन कर रहे हैं, तो ताकि ये जो आपने बात दुख की रग पर हाथ रखा है सही, ये जो आपने कहा कि 2 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, तो हमें कोई, मैं समझता हूँ कि खुश होने का हक हासिल नहीं है जब तक कि वो 2 करोड़ बच्चा स्कूल में नहीं आता। अच्छा तो सर, अखुवत यूनिवर्सिटी के हवाले से भी हमें बताइए। आपने बोला इस वक्त कई स्कूल जो हैं वो इस वक्त चल रहे हैं, और इससे ये जो यूनिवर्सिटी है ये सिर्फ कराची में है, और कितना खर्चा आपको इस पे लग गया इस यूनिवर्सिटी को बनाने में? नहीं ज़ारा, अभी हमारी यूनिवर्सिटी नहीं बनी। फिलहाल हमारे पास कॉलेजेस हैं और पोस्ट ग्रेड इंस्टीट्यूशन हैं, हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के साथ एफिलिएटेड हैं। हमारी अपनी यूनिवर्सिटी अभी चार्टर हम उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास कई हजार बच्चे ये आला तालीम हासिल कर रहे हैं। जो कराची में, तो मैं आपको दरख्वास्त करूंगा कि एनजेवी स्कूल का विजिट करें, आपको इंतहा खुशी होगी जब आप देखेंगे कि उसका मेयार कितना बुलंद है। इसी तरह से हमने पंजाब के कुछ इलाकों में ये कॉलेजेस और बनाए हैं। एक कसूर में हम ये बुनियादी जो ढांचा है यूनिवर्सिटी का वो तामीर हो रहा है। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस इलाके में भी हों, ये एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है, 15% बच्चे हर सूबे से आते हैं। यानी हमारे पास जीबी का बच्चा भी होगा, पाटा का भी होगा, केपी का भी, बलूचिस्तान का भी, इंटीरियर का भी, और एजेके का भी, गिलगित बल्तिस्तान का भी। यानी हमारा हर अदारा एक मिनी पाकिस्तान है, जहाँ पर 14-15 जुबानें बोली जाती हैं, हर मजहब के लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो हम उन बच्चों की न सिर्फ तालीम की फराहमी यकीनी बनाते हैं, बल्कि हम उनको तरबियत देते हैं एक बेहतरीन इंसान बनने के लिए, एक मुकम्मल मिजाज शख्स, एक ऐसा शख्स जो खुद जिंदा रहे और दूसरों को जिंदा रहने का मौका मिले। बिल्कुल सही। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप एक, मतलब जैसे फलाही इदारे की हैसियत से आप क्या समझते हैं कि आपके इदारे से कितने % पाकिस्तानी या कितनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो सालाना मुख्तलिफ शोबाजात में मुस्तफ़ीद होते हैं? अब आप ये देखें ना कि सिर्फ अगर हम माइक्रो फाइनेंस की बात करें तो हम तकरीबन 43 लाख कर्जे तकरीबन 30 लाख घरानों को दे चुके हैं। अब 30 लाख घरानों को अगर हम 30, हर घर में अगर 6 अफराद भी हों तो 30 लाख को 6 से ज़रब दें तो तकरीबन 2 करोड़ लोग जो है वो बराह रास्त मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, शुक्र। अब हम
30 लाख के करीब घरानों को क्लोथ यानी अच्छे कपड़े फराहम कर चुके हैं। फिर तालीम के मैंने आपको अर्ज किया कि हमारे इदारों में 50,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। फिर इसी तरीके से सेहत का छोटा सा प्रोग्राम है, ट्रांसजेंडर्स का। देखिए वहीं बात नंबर्स की नहीं है, बात इखलाक की है, बात मेयार की है। हाँ। कि जैसे कुरान पाक में फरमाया गया कि जिसने एक शख्स की जिंदगी बचाई उसने पूरा पूरी इंसानियत को बचाया। जी हाँ, जी हाँ। हम अपनी जो कारकर्दगी है उसको नंबरों में नहीं मापते, हम इखलास में मापते हैं कि हमने किस कदर खुदा की रजा के हसूल के लिए नेक नीति से काम किया। फिर उसमें अल्लाह ताला आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। और मैं नंबर्स के हवाले से इसलिए पूछना चाह रहा था कि देखिए ये एक फलाही इदारा है, एक आम शख्स जो है उसका ख्वाब और उसने यहाँ तक पूरा किया, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फलाही इदारे वो बहुत बड़े पैमाने पे काम नहीं कर पाते, ये रियासती सतह वाले पे करने वाले काम है जो आप लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन बात यह है कि वो जो इकबाल ने कहा ना कि फजा तेरी महपरवी से है जरा आगे, कदम उठा ये मुकाम आसमां से दूर नहीं। ये कदम उठाने की बात है। जब आप कदम उठाते हैं ना तो कायनात की सारी ताकतें आपके हम रकाब हो जाती हैं। तो फैसला आपके इखलास का है। जिस तरह आप इखलास से अपना ये प्रोग्राम करते हैं तो लोग सुनते हैं और उनके दिल पे असर होता है। तो जो भी काम किया जाए अगर उसमें इखलास की दौलत हो और नेक नीति हो तो कुदरत उसको मंजूर करे। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने सही कहा सर। अच्छा, अगर अभी कुछ लोग जो हमें देख रहे हैं और वो अतियात देना चाहते हैं या मदद करना चाहते हैं, आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? उस देखिए पहला सबसे आसान तो यह है कि वो अपने फोन से 8988 पे एक मैसेज भेज दें, हेलो अस्सलाम वालेकुम, इस तरह का कोई मैसेज दे, 20 रुपए का सदका हम तक पहुंच जाएगा। सबसे आसान काम है। 8989 पे 8988 सही जी, आप भी करें ना जरा, 20 रुपए का सदका दें आप सर। ये बल्कि मैं सर ड्यूरिंग द शो सर अभी कर रहा हूँ सर जी, और आपने हर रोज करना, सुबह उठते हुए घर से निकलते हुए। बस सर तनख्वाहें वक्त पे मिलेंगी तो रोज करूंगा मैं। जी सर, इसके अलावा और क्या तरीके? इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर थ्रू पोर्टल दे सकते हैं, आप अपने चेक भिजवा सकते हैं। आप किसी भी बैंक की ऐप खोलेंगे ना, बड़े बैंक तमाम, उनमें हुकूमत का नाम निकल आएगा और आप ऑनलाइन रकम ट्रांसफर कर सकते हैं ज़कात के लिए। तो बहुत सारे तरीके हैं और हमारे लोग भी, हमारे कारकुन और हमारे जो रजाकार हैं वो भी आपके पास हाजिर होकर ये आपकी चेक वसूल कर सकते हैं। कैश ऑब्वियसली हम लोग नहीं दे सकते। तो सर ये थैंक यू का मैसेज आ गया मुझे। आ गया सर। एक चीज़ मुझे और पूछना है, क्योंकि हमने शुरू में बात की है कर्ज़ों के हवाले से और आपके मुख्तलिफ जो अवाम की खिदमत से मुतल्लिक जितने प्लान्स हैं उनके बारे में बात की है हमने। वो लोग जो अपने आप को किसी न किसी आपके इस प्लान के साथ जो है वो जोड़ सकते हैं, कोई मदद हासिल कर सकते हैं, कुछ या आपकी मदद हासिल करना चाहते हैं वो कर्ज़े के मुतल्लिक या किसी वैसे तालीम से के हवाले से या दूसरे किसी आपके प्लान से, तो उन्हें क्या करना है? कोई ऐसी जगह बताइए जहां वो जाएं, उन्हें सारी मालूमात मिले और वो आपको कांटेक्ट कर सकें। जी, इसमें फेम ऐसा है कि हमारी वेबसाइट है www.hukumat.org.pk। उस पर तमाम फोन नंबर भी, जो हमारी कम्युनिकेशन लाइंस भी वो भी दिए हुए हैं और पूरे पाकिस्तान के 800 दफातर के नाम, एड्रेस, फोन नंबर दिए हुए हैं। तो वो सारा का सारा जो है इंफॉर्मेशन वहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा हर शहर में अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दफातर हैं, आप किसी से भी पूछें, वहाँ पर हजारों लोगों ने जो कर्जा लिया हुआ वो भी आपकी रहनुमाई कर सकते हैं। तो आप अपने शहर में भी कोई शख्स ढूंढ सकता है, वेबसाइट पे भी ढूंढ सकता है। तो ये सारे मुख्तलिफ रास्ते हैं। गूगल कर लें आप हुकूमत के नाम से तो आपको बहुत सारी मालूमात मिल जाएंगी, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अच्छा सर, टाइम हमारे पास कम है, एक लास्ट मैसेज मैं आपसे लेना चाहूँगी। आप इंसानी खिदमत जिस तरह से कर रहे हैं, जिस तरह से नेकी का काम कर रहे हैं, लोगों को क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो यही कहना चाहूँगा जी कि इस धरती पे है जो कुछ भी है वो रब का है और जो रब का है वो सबका है। तो हमें बांटना चाहिए, तकसीम करना चाहिए, लोगों को पेश करना चाहिए, अपनी खुशियां दूसरों को देनी चाहिए। यही वो रास्ता है जिससे एक खूबसूरत मुआशरा तामीर हो। सर शॉर्टली हुकूमत को भी सर कोई अगर पैगाम देना चाहें आप, तो मैं चाहता हूं कि क्योंकि एक फलाही इदारा है तो आपकी जानिब से ऐसा पैगाम भी जाना चाहिए।
ये हुकूमत का किरदार एक फैसिलिटेटर का किरदार है, एक इनेबलर का किरदार है। तो हमें खुशी है कि हुकूमत हमारे बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हमारे साथ तावन कर रही है, घरों की तामीर में खास तौर पर और छोटे कर्जों में साफ तौर पर। तो मैं समझता हूँ कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बगैर कौम तामीर नहीं हो सकती। तो रियासत को फलाही अदारों के साथ, सिर्फ हुकूमत नहीं, बहुत से और फलाही अदारे हैं, उनको थपकी देना चाहिए। बिल्कुल ठीक उनको आगे है बढ़ने की सर, हौसला थैंक यू देना सो मच सर। बहुत आप शुक्रिया। आपने अपना बहुत ही अहम वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा और फ़हीम अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं और हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में दाखिल हो चुके हैं और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर बात करने वाले हैं। बात करेंगे आज मरदमशुमारी की अहमियत के हवाले से। फ़हीम, किसी भी घर को चलाने के लिए या उसका बजट बनाने के लिए अगर उस घर के जो अफराद हैं उसकी तादाद का नहीं पता होगा, Exactly. फैमिली मेम्बर जो है, सरबराह है, वो किस तरह से उसका बजट बना सकेगा। ठीक इसी तरह मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए और जो वसाइल की सही तकसीम के लिए उस मुल्क की आबादी का मालूम होना बेहद ज़रूरी है। बेशक। तभी जो है वो रिसोर्सेज सही तरीके से एलोकेट हो सकती हैं और कराची के हवाले से ज़रा हमारे यहाँ पे एक पुराना इशू है ये कि यहाँ आबादी कुछ और है और जो कागजात में अदाद-ओ-शुमार में है वो कुछ और है। इसी वजह से हमारे मसाइल जो हैं वो जूं के तूं हैं, बल्कि पहले की निस्बत बढ़ते जा रहे हैं। एग्जैक्टली। और अगर मरदमशुमारी की बात करें तो वैसे हर 10 साल के बाद मरदमशुमारी जो है वो होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में पिछली 2 जो मरदमशुमारी हुई हैं उसमें एक बड़ा गैप आया है। एक में 17 साल का गैप, एक में 19 साल का गैप। तो आप सोचें कि किस तरह से मुल्क को कितना इससे नुकसान पहुंचा होगा। और अभी भी कराची की जो आबादी है वो कहा जाता है कि वो जितनी है उतनी कागजात में जो है वो नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इसी की बेसिस पे जो है वो इंतखाबी हलकों में जो है वो सीट्स का तयन होता है, नेशनल असम्बली की सीट्स उसका तयन होता है। रिसोर्सेज जो है सूबों को उसी बेसिस पर दिए जाते हैं। तो आज इसी हवाले से हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खालिद खान साहब जो कि तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से, दुआएं आपकी। ज़बरदस्त। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे भी एक मेहमान मौजूद है, मैं चाहता हूँ उनका भी तारुफ करवा दिया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं एक सीनियर सहाफ़ी हैं फहमीदा यूसुफी साहिबा। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी बिल्कुल, मैं ठीक ठाक हूँ। बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैं खालिद साहब से जो है वो इस मौजू के हवाले से बातचीत का आगाज़ करना चाहूँगा। खालिद साहब, मरदमशुमारी की अहमियत के हवाले से ज़ारा ने बताया, कराची की जो असल जो इशू है वो कराची से मुतल्लिक है मरदमशुमारी का, और कराची के लोगों का मुस्तकबिल जो है वो मुतासर हो रहा है सिर्फ इस मरदमशुमारी के सही अदाद-ओ-शुमार की ना आने की वजह से। 1 करोड़ 60 लाख की आबादी बताई जाती है। क्या आपको लगता है कि कराची में 1 करोड़ 60 लाख की आबादी है, और अगर सही तादाद में लोग गिन लिए जाएं तो किस तरह मसाइल हल हो सकते हैं? ये मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। शुक्रिया फ़हीम भाई। असल में मरदमशुमारी की पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड है कि हर 10 साल बाद जो है मरदमशुमारी होती है। पूरी दुनिया के अंदर उसी की बुनियाद पे एनालिसिस होते हैं, उसी की बुनियाद पे तयन होता है बुज़ुर्गों का, बच्चों का, तालीम का, मैशियत का, यानी तमाम सिस्टम उसी के। बल्कि बाहर ममालिक में तो ये होता है कि उनके जो शोबे मुस्तकिल काम कर रहे होते हैं और वो वक्तन फ़वक्तन उसका जो है कि इसका सर्वे करवाते रहते हैं कि वहाँ पे उस आबादी के लिहाज से और वहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें क्या इजाफा हुआ है। वो 10 साल का भी इंतजार नहीं करते हैं, बल्कि उसके अंदर भी वो सर्वे मुख्तलिफ होते रहते हैं उनके। तो ये आप दूसरे ममालिक की बात कर रहे हैं, मुहज़्ज़ब मुआशरों की बात कर रहे हैं? जी हाँ, दूसरे ममालिक में। जी। पाकिस्तान की सूरत यह है कि जिस तरह के अभी बताया कि 19 साल बाद ये 2017 में मरदमशुमारी हुई। अब वो पूरे पाकिस्तान की मरदमशुमारी होते ही साथ ही लोगों ने जो है 21-22 करोड़ जो है कि इसका यानी 20 करोड़ 77 लाख की अब शुरू की उन्होंने, और फिर फ़ौरन ही 21-22-23 करोड़ तक की हर एक की ज़ुबान के ऊपर आ गया कि 22-23 से चलें, ऊपर नीचे होती रहती हैं। दूसरे ममालिक में भी थोड़े बहुत आते रहते हैं वो। कराची की सूरत हाल ये है कि यानी लाहौर के अंदर 113% इजाफा हुआ 217 की उसमें, पेशावर में 100% इजाफा हुआ आबादी में और इसी तरह इस्लामाबाद में 90% इजाफा हुआ। वो कराची के जिसके अंदर पूरा पाकिस्तान आ रहा है। जी, जी। ठीक है, एक माशी शहर है, यहाँ पे आते हैं, बंदरगाह है, उसमें कोई मतलब दो राय नहीं है, लोग आएंगे यहाँ पे काम के लिए।
अंदरून सिंध की आबादी उठ उठ के रोजाना यहाँ पर आ रही है। ऐसा ही है। यानी यहाँ पे नौकरियाँ, यहाँ पे सारे मामलात उसी शहर से वाबस्ता हैं रहायश और यहाँ यहाँ पर आ रहे हैं। उस शहर की आबादी को इन्होंने 60% जो है इजाफा शो किया है। यानी कितना? 60%। अब आप ये देखें कि मतलब शकूक शुबात कहाँ से जन्म लेते हैं। पूरे पाकिस्तान में कहीं भी जिस तरीके से यहाँ जो है बिल्डिंग प्रोजेक्ट बनते हैं 6-6 मंजिला, 12-12 मंजिला, और मेरा ख्याल में हफ्ते 10 दिन के अंदर सब बुक हो जाते हैं वो, बल्कि आधी से ज़्यादा बुकिंग हो जाती है, फिर वो अपना प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। यानी सबसे ज़्यादा यहाँ पे फ्लैट मौजूद हैं, सबसे ज़्यादा मल्टी जो गैस का प्रोजेक्ट यहाँ पे नजर आएंगे आपको। वर्टिकल ग्रोथ हो रही है, पूरा ग्रोथ हो रही है। कहाँ तक फैल चुका है बाहर, अभी किसी को ये नहीं पता कि कराची का आगाज कहाँ से हो रहा है, उसका अंजाम कहाँ है, कहाँ पर वो है, कहाँ पे एंड हो रहा है इसका। उस शहर की आबादी को इन्होंने 60% शुमार किया है। अब उसकी बुनियाद पे क्या आप सियासी हल्का बंदियों का तयन करेंगे, क्या कचरे का तयन करेंगे, क्या आप जो है इसका लोगों की तालीम का करेंगे, पानी की तकसीम का क्या करेंगे, एजुकेशन का मामला है, नौकरियों, यानी वो सारी जो डिस्टर्बेंस आपको कराची में नजर आ रही है उसकी असल वजह यह है। दूसरी वजह सबसे बड़ी यह है कराची के अंदर कि यहाँ पे सियासी लिहाज से जो है ना मुख्तलिफ, यानी कराची के अंदर जो कराची का अपना हिस्सा है वो शायद कम है 70% तो मुख्तलिफ महकमे हैं यहाँ पे। यानी KPT है, आपके जो है फोर्सेस की जो अपनी लाइन है, कैंटोनमेंट का एरिया अपना अलग है, यानी ये इसने भी मसाइल पैदा किए हैं। और ये सारे के सारे काम इनके ट्रांसपोर्ट इस सड़क पे चलती है। यानी अगर NLC के ट्रक कराची की सड़कों पे चलेंगे तो सड़कों का वो जो उन्होंने ज़ाब्ता तय किया है जिसकी बुनियाद पे बनती हैं, यकीनन वो सड़कें बैठेंगी। तो ये प्रॉब्लम्स कराची के साथ है जिसको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। आवाज़ें मुख्तलिफ आ रही हैं, लेकिन चूँकि सिंध गवर्नमेंट में आने वाले लोग भी कराची की नुमाइंदगी नहीं करते हैं। यानी मैं आपको बता दूं सबसे बड़ा मसला कराची के साथ ये हो रहा है कि सिंध हुकूमत में जो लोग बैठे हुए हैं वो कराची की नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं। और ना करने की सूरत ये है कि चले सोचे तो सही ना, सिंध का हिस्सा है वो, आपने खुद उसको सिंध का हिस्सा जो है कि इसका तस्लीम करते हैं, कहते हैं कि जी अंदरून सिंध, और ये ना बोले। देखें सिंध की आबादी अगर 3 करोड़ कही जाती है, कराची की आबादी, ठीक है, तो पूरे सिंध की आबादी से आधे के करीब आबादी तो सिर्फ एक ये है। असल में मसला ये फंड्स असल ये है कि 2.5 करोड़ भी कर ले, अगर जिस तरह कहते हैं 2.5 करोड़ की आबादी है, यानी आम उस पे 2.5 करोड़ में आपकी यही कौमी असम्बली की सीटें जो है खुद ब खुद जो 40 और 50 के करीब चली जाती है। सूबाई की सीटें जो इससे कई गुना यानी 100 से ऊपर चली जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि शायद ये सियासी अवामिल भी हैं जो कराची की राह में सबसे बड़ी रुकावट बनी है। जो लोग यहाँ मुंतखब होकर है वो भी इसके लिए मुखलिस नहीं थे, एक अर्सा गुजारा है ना, आल नाल थे यहाँ पे, किससे कराची में हुकूमत की है, तो कम से कम इस मसले को उनको जो है कि इसका खुसूसी तवज्जो देनी थी, जो कि मैं समझता हूँ कि किसी। बिल्कुल ठीक हो गया। फहमीदा हाशमी साहिबा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। फहमीदा साहिबा, हम एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो फिर हम इसी हवाले से आपसे आपका तजज़िया शामिल करेंगे। दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। कैसे मुमकिन है? वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन सेंसस यानी मरदमशुमारी की अहमियत के हवाले से। खालिद खान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो कि तज्ज़ियाकार हैं, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं फहमीदा यूसुफ़ी जो कि जर्नलिस्ट हैं। फहमीदा, आपकी तरफ आऊँगी। अब तक पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में अब तक 6 जो हैं वो मरदमशुमारी हो चुकी हैं, और अमूमन 10 साल के बाद जो है ये होनी चाहिए ताकि जो रिसोर्सेज हैं, फंड्स जो हैं वो सही तरीके से एलोकेट किए जा सके। अगर हम हर चीज़ को देखें, इवन हम अपना यूनिवर्सिटीज़ का जो कोटा होता है उसमें भी सीट्स होती हैं, और गवर्नमेंट जॉब्स की अगर बात करें उसमें भी कोटा होता है, वो भी पॉपुलेशन सेंसस जो उस प्रोविंस की होती है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो एलोकेट किया जाता है, और नेशनल और सूबाई असम्बली की जो सीट्स हैं उसका तयन भी उसी बेसिस पे होता है। तो आप क्या समझती हैं जो लास्ट जो 2 प्रीवियस सेंसस हुई हैं उसमें इतना बड़ा जो गैप आया है वो कितना नुकसानदेह हुआ होगा मुल्क के लिए, क्या आप समझती हैं इस हवाले से? अच्छा, देखें, हम बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि पाकिस्तान में मरदमशुमारी जो है वो क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। पाकिस्तान में जो है सूबों और वफाक के दरमियान जो फंड और दीगर वसाइल की तकसीम है वो आबादी की बुनियाद पर होती है। कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, किस इलाके को कितनी नुमाइंदगी मिलेगी उसका फैसला भी इसी मरदमशुमारी से ही किया जाता है, और नौकरियों का कोटा भी रखा जाता है। तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि कोई भी सूबा या इलाका ये नहीं चाहता कि उसकी आबादी कम
कम नजर आए और उसे जो है वो कम वसाइल पर गुजारा करना पड़े। और रह गई दूसरी बात, तो जो साल 2017 की जो मरदमशुमारी हुई थी उसके ऊपर जो है तमाम ही जमातों का जो है बहुत शदीद किस्म का एतराज आया था, और जो मुस्लिम लीग नवाज के दौरे हुकूमत में करवाई गई थी, और उसके हिसाब से पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ 77 लाख बताई गई थी उस वक्त, जबकि जो है इस वक्त जो है पाकिस्तान जो है वो दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से। तो अब आप खुद सोचें कि जो दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क होगा आबादी के लिहाज से, उसमें मौजूद लोगों को किस तरह से जो है वो वसाइल की तकसीम जो है वो की जाएगी। और जबकि सिंध और खुसूसी तौर पे जो कराची की जो मरदमशुमारी थी वो जाहिर सी बात है कि बहुत कम दिखाया गया था, और एक बड़े मजे की बात यह है कि उसके बावजूद तमाम सियासी जमातों के जो है इख्तिलाफात अपनी जगह होते हैं, लेकिन इस पर जो है वो सब जो है वो मुत्तफिक थे कि ये आबादी गलत बताई गई है। लेकिन 2018 के इंतखाबात इसी मरदमशुमारी के मुताबिक हुए थे, और ये कहा गया था कि उस वक्त एक करारदाद कौमी असम्बली से मंजूर की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि ये नताइज मानकर इलेक्शन करवा दिए जाते हैं ताकि बाद में इस पे दोबारा गौर किया जाए। और इस पर MQM ने भी ये मुतालबा किया था कि 5% ब्लॉक्स जो हैं वो उनका ऑडिट एटलीस्ट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि बहुत एक अजीब व गरीब किस्म का नताइज सामने आए थे कि जो है एक ब्लॉक में 250 घर होते हैं, और जो है वो कुछ ऐसे ब्लॉक्स थे जहाँ पे वोटर ज़्यादा थे और आबादी कम थी। तो इस तरह से अच्छा, MQM ने अभी फिर आवाज उठाई है और मरदमशुमारी के हवाले से जो एतराजात हैं उनको मंजूर किया गया है, और मेरा ख्याल है कि इस चीज को दोबारा से हाईलाइट किया जा रहा है। ये एक अच्छी बात है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वाकई जो MQM, क्योंकि आप सहाफ़ी हैं, आपका अपना भी एक तजिया हो सकता है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मरदमशुमारी बिल्कुल ठीक हुई हुई है, 1 करोड़ 60 लाख लोग ही बनते हैं, पहले गलत हुई भी थी। मैंने ये भी अपने कानों से सुना। उन्होंने ये भी कहा, ये भी सुनने में बात आ रही है कि 3 करोड़ बहुत ज्यादा लोग होते हैं, 1 करोड़ 60 लाख के करीब ही आबादी है। आप जरा इस तरह की जो बातें हैं उनको किस तरह जवाब देना चाहेंगी? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि पहली बात तो ये कि कौमी मफादात कौंसिल का जो इजलास हुआ है उसमें भी मरदमशुमारी पर बात हो रही है, और जो अब मरदमशुमारी होगी पाकिस्तान में वो ज़्यादा एक्सपेक्टेड यही है कि 2023 के इलेक्शन से पहले वो की जाए, और उस पर बहुत बात हो रही है कि वो शायद डिजिटल तरीके से की जाएगी। और जहाँ तक जो ये आप बात कर रहे हैं कि जो है शायद कराची की आबादी 1 करोड़ 20 लाख या 30 लाख सही गिरी गई है, तो और जो है 3 करोड़ आबादी नहीं है, तो एटलीस्ट आप खुद मुझे बताएं कि जब जो है वो पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, और कराची जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेट्रो सिटी है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि कराची मैं ज़ाती तौर पे एग्री करता हूँ कि लाहौर की आबादी जो है वो तकरीबन अगर 1 करोड़ है तो उससे कई गुना ज्यादा आबादी यहाँ पे, उससे कई गुना बड़ा शहर है यहाँ आबादी के लिहाज से, तो वो इतनी नहीं बनती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। और दूसरी बात ये भी आप ये देखें कि कराची का मसला ये है कि कराची के जो सिंध के देही इलाके हैं वहाँ से भी शहर कराची की तरफ जो है वो नकल मकानी जो है वो हुई होगी, और ये किसी भी किस तरह से ये मुमकिन हो सकता है कि एक इलाके की आबादी कम हो और उसके रजिस्टर वोटर्स की जो है वो तादाद ज्यादा हो। तो यही बात जो है वो ये साबित करने के लिए काफी है कि कराची की आबादी जो है वो जाहिर है कि चलिए 3 करोड़ नहीं होगी, मान लेते हैं कि 3 करोड़ नहीं होगी, लेकिन लगभग 2 करोड़ तक या 2.5 करोड़ तक तो होगी जब जो है वो इस तरह से होगा। और जाहिर है कि कराची के जो तरक्याती मामलात हैं वो भी इस कदर सुस्त रवि का शिकार हैं, और दुरुस्त आदादो शुमार के बगैर ये कैसे जो है वो मुमकिन है कि जो है कराची के तरक्याती मंसूबों की तरफ जो है वो देखा जाए। सही, बिल्कुल सही कहा फहमीदा साहिबा आपने। खालिद खान साहब, जैसा कि फहमीदा जी ने भी कहा कि कराची की जो आबादी है वो एक कराची जो एक हब है, एक मतलब पूरी मुल्क से लोग यहाँ पर आते हैं जॉब्स के लिए, तालीम के लिए, इनके लिए, और ये पॉसिबल नहीं है कि उसकी आबादी जितना बताई जा रही है जैसे लाहौर हो गया या दूसरी सिटीज़ हैं उसके बराबर हो। तो क्या समझते हैं सर, जब तक आबादी का सही तयन नहीं होगा तो हम किस तरह से तरक्की करेंगे? कोई भी तरक्की का मंसूबा जब तक पूरा हो ही नहीं सकता जब तक कि उसकी आबादी सही ना हो।
तो क्या सियासी मकासद देखिए, हैं बात इसके ये है पीछे? कि कराची की आबादी 2.5 करोड़ 3 करोड़, उसका तज्जिया जो लोग कर रहे हैं कोई ऐसी हवाओं में नहीं कर रहे हैं। जी जब कराची की आबादी 12 करोड़ थी, जब उस टाइम एक जो है इसका पानी जो है एक सोर्सेज से आता था, उसके बाद उसकी आबादी बढ़ती गई, यानी अब K1 K2 और K3 के बाद जो है K4 मंसूबा आ रहा है। वो भी इस कराची के लिए पानी का मसला पड़ रहा है। इसका मतलब है कि आबादी के अंदर बेतहाशा इजाफा हुआ है। लेकिन ऐसे कहाँ तक कराची फैल अच्छा, गया? कराची कहाँ तक वर्टिकली भी फैल गई? बढ़ रही है, हॉरिजॉन्टली हो ये रहा है कि इसका आबादी बढ़ तायन तो रही है। करें आप। बात ये कि हमारे इदारे खुद मुखलिस नहीं है इसके अंदर। इस कराची की आबादी का सबसे बड़ा, इस कराची के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि नौकरियों के लिए तमाम लोग कराची के अंदर आ रहे हैं। आप, मैं अभी KPT की एक मिसाल दूं, उन्होंने एक अखबारात के अंदर इश्ताहार दिया है नौकरी के लिए, उसके अंदर कराची को निकाल दिया गया है। अब मुझे बताएं, वो 3,000 4,000 5,000 अफराद जो भर्ती होकर आएंगे, कहीं से भी आए वो भर्ती होकर आएंगे, वो कहाँ रहेंगे? आसमान पे रहेंगे? कराची में। वो कराची में रहेंगे। अंदरून सिंध आप आज चले जाएं, ट्रांसपोर्ट में चले जाएं, आप इसमें जो है ट्रैफिक पुलिस के अंदर, ट्रैफिक पुलिस में 90% जो अपॉइंटमेंट किए गए वो अंदरून सिंध से लोगों को लेके आए हैं। हजारों की तादाद में जो लोग यहाँ पर आएंगे तो कहाँ जा रहे हैं? वो कराची में आ नहीं, रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनके लिए रोजगार के मौके खुले, उन्हें भी जरूरत है, मगर आबादी के तनासुब के हिसाब से जितना हिस्सा बनता है वो दिया जाना देखिए, चाहिए। मैं आपको बताऊं कि जितने भी मेट्रोपॉलिटन है आपके यहाँ के लोग हैं, यहाँ पे अगर यहाँ के मुकामी लोगों को आप जॉब नहीं देंगे तो 3 दिन वो जाके अंदरून सिंध बैठते हैं, और यहाँ से ज़रा सी छुट्टी होती तो लोग दूसरे शहरों में चले जाते हैं। जो मुकामी फर्द होगा, फर्ज करें कि आउटशन है हमारा, धाबे जी है, गारो है, जो भी इलाके हैं, वहाँ के मुकामी सिंधी है ना, आप उनको वो आप दें, उनको जॉब दे, नहीं दें शहर के लोगों को। ये जो वाटर बोर्ड की मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर वहाँ के लोग रहते हैं, लियारी के अंदर लोग रहते हैं, लियारी के लोगों को दें, वहाँ का माहौल है। लेकिन अगर आप इसी धाबेजी घरों के अंदर जो काम करने वाले रहने वाले, उनके बजाय आप अगर अंदरून सिंध से लाके बैठाएंगे तो वो काम नहीं कर सकते वहाँ पे, काम वही करेंगे। इससे क्या हो रहा है? मसाइल पानी के भी पैदा हो रहे हैं। जब उनका दिल नहीं लगेगा, जब 3 दिन वो जाके अपने घरों में बैठेंगे तो इस तरीके से मसले हल नहीं होंगे। दूसरी बात ये कि इस कराची के अंदर तकरीबन 60-70% तो तकसीम है ना, ये 20-30% जो है कि इसका बल्दियाती इदारे से मेट्रोपॉलिटन के अंदर आता है, बाकी कैंटोनमेंट का है, KPT का है, पति किसके जो जमीनें फेडरल गवर्नमेंट की उनके अंदर कब्जा है, वो डेवलपमेंट का काम नहीं करते हैं। सही सर, इस वाले वो से मज़ीद बात डेवलपमेंट करते हैं। एक छोटा सा वक्फा आ गया बीच में, मैं ज़रा दुरुस्त अदाद शुमार के बारे में आपसे ज़रा मज़ीद मालूमात हासिल करना चाह रहा हूँ। दोस्तों, एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद हम फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खालिद खान साहब, आप एक तजियाकार हैं, और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे जो दूसरे मेहमान मौजूद हैं वो है फहमीदा यूसुफी साहिबा। तो हमारी आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से बात हो रही है मरदमशुमारी के मौजू पे, जिस हवाले से हमने बहुत सारी खबरें सुनी हैं और हाल ही में MQM की जानिब से जो एतराज़ात थे उनको भी मंजूर किया गया है। बात करते हैं फहमीदा साहिबा से। फहमीदा जी, मुझे ये बताइएगा कि क्यों ये इतना बड़ा मसला बना हुआ है दुरुस्त अदाद शुमार हासिल करना, जबकि जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी घर हैं, हर घर में बिजली भी लगी हुई है और वो बग़ैर किसी शनाख्ती कार्ड के नहीं लगती है, मतलब आपकी हर घर तक रसाई है, सुई गैस के मीटर्स उनके घर पे लगे हुए हैं। तो मतलब किस तरह मुमकिन है कि लोग इतनी बड़ी तादाद में काउंट ना हो सकें, या से अच्छा फिर शनाख्ती कार्ड जब बनाने जाते हैं तो पूरा डाटा उनके पास होता है कि कहाँ पे जनाब कितने फैमिली मेंबर हैं, कौन कहाँ पे रहता है, क्या उसका पता है, कौन सा मुस्तकिल पता है, कौन सा आर्जी पता है। तो इस सब के बाद इतना बड़ा घपला कैसे हो सकता है? ये इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए फ़हीम, हकीकी आदादो शुमार की गैर मौजूदगी में ना कोई मुस्तहकम मनसूबाबंदी कामयाब होती है और ना ही कोई वसाइल की तकसीम जो है वो मुमकिन है। ठीक है, और जब हम कराची की बात करते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा मसला कराची में है और वो कराची की आबादी से रिलेटेड है। कराची के अंदर जो एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो है जिसके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है। तारकीन वतन की एक बहुत बड़ी तादाद जो है, जिसके अंदर जो है वो बंगाली हैं और जो है वो रोहिंगा हैं उसके अंदर, और बर्मी हैं। वो भी 5 लाख लोग होंगे? नहीं, वो उसकी तादाद बहुत ज्यादा है और जो है वो उनको जो है वो नहीं गिना जा रहा है, क्योंकि
जी बिल्कुल, क्योंकि शनाख्ती कार्ड के मसाइल जो हैं वो मौजूद हैं। और दूसरी जानिब ये है कि एक और जो बहुत बड़ा मसला हुआ है और वो ये है कि बहुत सारे लोगों के शनाख्ती कार्ड जो हैं वो मौजूद ही नहीं है, मौजूद नहीं थे या जो है वो लैप्स हुए हैं। और एक और बहुत मैं ये बात आपसे यहाँ पे करना चाहती हूँ कि एमक्यूएम ने तो अपने एतराज़ात उठाए ही हैं, लेकिन जमात इस्लामी ने भी इस मसले को बहुत जो है वो उठाया है। और उन्होंने भी कराची को हक दो के जो उनका स्लोगन था उसके अंडर उन्होंने भी बहुत उठाया। और देखें, कराची में जो आप ये कह रहे हैं कि हर घर में बिजली आ रही है, हर घर में पानी आ रहा है, तो आप भी कराची में रहते हैं, आप मुझे खुद बताइए कि कराची में अनऑथोराइज्ड जो आबादियां हैं वो कितनी ज्यादा हैं? क्या जो है वो स्लम एरियाज, जी ज़ारा और फ़हीम, स्लम एरियाज जो है वो कराची के वो कितने ज़्यादा हैं? कराची के आप नॉर्थ में चले जाए, ईस्ट में चले जाए, वेस्ट में चले जाएं, कराची में बेहंगम आबादी जो बढ़ रही है जिसकी तरफ कोई देख नहीं रहा है। आज जो है वो कराची सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रेट में जो है वो तजावुज़ात से रिलेटेड जो है वो समाअत भी हो रही है। तो आप मुझे ये बताइए कि जब जो है हम जब जो है वो मसाइल जब भी हल होते हैं जब आपके पास वसाइल हों, और मसाइल को हल करने के लिए आपके पास वसाइल से भी पहले आपके पास एक जो है वो प्रॉपर आपके पास एक डेटा होना चाहिए। जो शुरू में ज़ारा आपने बात कही थी जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था कि जो है हम किसी घर का भी बजट बनाते हैं तो वो इस हिसाब से बनाते हैं कि उसके अंदर लोग कितने मौजूद हैं। तो जब आप लोग हमें ये पता ही नहीं होगा कि लोग कितने मौजूद हैं तो बजट कैसे बनेगा। और सेंसस जो है वो बहुत ज़रूरी है और उसके लिए क्या कहते हैं कराची की आबादी को सही गिनना, क्योंकि कराची की आबादी को सही गिनना इस लिहाज से भी ज़रूरी है कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। कराची एक मेगा सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है ये। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा फहमीदा साहिबा आपने। खालिद खान साहब आपकी तरफ आऊँगी। तकरीबन अगर बात की जाए सियासी जमातों की तो हर कोई आवाज़ उठाता है कि कराची की जो आबादी है वो सही तरीके से जो है पॉपुलेशन सेंसस हुए उसमें नहीं दिखाई गई। तो सर जब तमाम सियासी जमातों को एतराज़ है तो दोबारा क्यों नहीं कराई जाती? ये नहीं हो सकता कि कराची की सिर्फ और सिर्फ कराची की जो है मर्दमशुमारी दोबारा हो सके? मुझे तो इसमें भी इख्तिलाफ है कि तमाम सियासी पार्टियों ने इस पर आवाज़ उठाई है। मतलब मेरी अपनी एक बुरा है, आप देख लें इनके अगर कोई मसला हो जाए तो बहुत बड़ी रैली होगी, सियासी जलसा होगा तो बहुत बड़ी रैलियाँ निकाली जाएंगी। मुत्तहदा की बात कर रहा हूँ मैं, मुस्तफ़ा कमाल की बात कर रहा हूँ, फारूक सत्तार की बात कर रहा हूँ, हकीकी की बात कर रहा हूँ। इन लोगों ने अपने मतलब के लिए बहुत बड़ी रैली निकाली। इस कराची के अंदर सिर्फ कराची के हुकूक के लिए एक रैली निकली है सबसे बड़ी, और वो हक दो कराची को जमात इस्लामी की निकली है, सिर्फ कराची के मसाइल के ऊपर। इतनी बड़ी रैली मसाइल के ऊपर ना अल्ताफ हुसैन ने कभी निकाली, ना उसके बाद उसके आने वालों ने निकाली। हाँ, उनको अगर कोई नुकसान हुआ, कोई मामला हुआ तो फिर तमाम चीजें हो गई। एमक्यूएम के भी क्रेडिट जाता है, उन्होंने आवाज बाकायदा उठाई है और सबसे ज्यादा फैसले जहां पर हुए वहां बैठे हुए हो। कोटा सिस्टम का जहाँ फैसला हुआ वहाँ बैठे हुए हैं। आबादी का जहाँ फैसला हुआ, आपकी जो है 2017 की मर्दमशुमारी जो नहीं की गई, जिस काबीना में हुआ वहाँ एमक्यूएम बैठी हुई है, नुमाइंदे थे ना। ये करना ही चाहिए था। वसीम साहब जो मेयर थे ये कुछ नहीं करते, पूरी कराची नहीं कर सकते ना, ये सेंट्रल को ले लेते, ये किसी एक जगह को ले लेते, वहाँ जो है कि इसका खुद ब खुद ये अपने जो है कि इसका मर्दमशुमारी करा के एक टेस्ट के तौर पे कर लेते। इतना तो कर सकते थे ना, ये उस तरह भी तवज्जो थी। तो बात यह है कि आप पूरी कराची की आबादी जो कि जिस तरीके से भी हो रही है, जो सियासी वज़ीर आला कह रहे हैं कि 6 करोड़ की आबादी है सिंध की, भाई 6 करोड़ की आबादी है तो तुम तो वज़ीर आला हो, करा तो लो कि कराची के एक शोबे को करा लें। शॉर्टली ये बताइए, क्या हुकूमत को मर्दमशुमारी दोबारा करवानी चाहिए कराची में? देखें, कराची के अंदर मर्दमशुमारी, मैंने कहा ना कि दीगर ममालिक के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम्स आ जाए तो खुद ब खुद सर्वे करवाते रहते हैं। ये कोई ऐसा इशू नहीं है। आप कराची इशू होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए, हो जाए। ठीक, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए। फहमीदा यूसुफी साहिबा, आपका भी बेहद शुक्रिया। दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया। यकीनन आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारे फेसबुक पेज पे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। फ़हीम अब्बास को, ज़ारा रज़ा को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।